हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज एक शुरुआत है। आज हमारी पूरी सेशन की, पूरे क्लास 9th की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने चैनल पे अगर आप लोग बने हुए हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने क्लास 9th के सारे चैप्टर्स के बारे में बताया था कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट तो जाग गया होगा, इसीलिए चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग मोशन देखेंगे, ठीक है। मैंने मोशन आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी जाके आप लोग देख सकते हो। हमारे शॉर्ट्स के हमारे YouTube शॉर्ट्स पर है वीडियो, उसमें आप लोग देख सकते हो। हमने पहला चैप्टर मोशन का डाला था। तो सबसे पहले हम लोग आज मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग मोशन के बारे में इंडिपेंडेंटली देखें तो मोशन एक बहुत ही ज्यादा लार्ज चैप्टर है। ये क्लास 8 नहीं है, क्लास 9th है। अभी हमारा रियल फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। तो क्लास 9th में जो है चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली इन्हें एक वीडियो में कवर करना या 2 वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोग इसे कवर करेंगे जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आएंगी, लेकिन उससे पहले उसको हम लोग 1 शॉट में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा उस वीडियो को, उस सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमें करना क्या क्या है। मोशन में से कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं आज की वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू मोशन। हमारा दूसरा टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड एट लास्ट हमारा तीसरा टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसके साथ आज का हम अपना सेशन समाप्त करेंगे। तो चलो इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू मोशन पे प्रोसीड करते हैं। अब मोशन की डेफिनेशन तुम सबको याद होगी, क्लास 7th में भी हमारा मोशन आया था तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ऑल्दो हम लोग इतना नहीं पढ़ पाए थे जितना अभी 9th में पढ़ाई होगा, लेकिन क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोशन। तो डेफिनेशन हमारा जो बेसिक है वो तो हमें याद ही है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं चल के 2 कदम आगे चले जाऊं तो टाइम तो चल रहा है, टाइम को कोई रोक नहीं सकता। अभी 2 सेकंड हुए लेकिन मेरा पोजीशन अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद वहां पे है। तो मैं टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को अगर चेंज कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूँ। ये डेफिनेशन आप लोगों को सुपर क्लियर होनी चाहिए, मतलब एकदम एक्सीलेंट तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे असली मोशन पे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग इजीली कमेंट पैनल में आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू मोशन को अच्छे से जानने के लिए हमें एक केस की स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं ये केस क्या है भाई। अब देखो, एक फाइन मॉर्निंग, मतलब एक अच्छी सी सुबह थी, एक ताजी सुबह थी। तो विहान एक बच्चा है, एक प्यारा सा बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ जो था वो बस तक गया, अपनी स्कूल बस तक। आप लोग भी स्कूल बस तक जाते होंगे या फिर जाते थे जब कोरोना के टाइम्स नहीं थे। तो वो विहान अपनी मम्मी के साथ अपने स्कूल बस तक गया। अब विहान बहुत छोटा बच्चा था तो उसने अपनी मम्मी को बाय बाय बोला। ठीक है, बाय बाय बोला, और जब विहान जाने लगा और बस से चला गया तो उसकी मम्मी के हिसाब से विहान का पोजीशन तो चेंज हुआ। अभी विहान जो था, मान लो उसका बस उसकी मम्मी के सामने है, पर थोड़ी देर बाद तो विहान स्कूल पहुंच जाएगा। तो जब थोड़ी देर बाद विहान स्कूल पहुंच जाएगा तो उसका पोजीशन चेंज हुआ और टाइम भी बदल रहा है। तो टाइम के साथ साथ जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसकी मम्मी के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि विहान जो है वो मोशन में था। अब हम लोग इसी केस को थोड़ा फर्दर एक्सीड करते हैं। उसी की बस में एक प्यारी सी बच्ची भी थी जिसका नाम था सोनी। विहान और सोनी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे। तो विहान सोनी एक साथ बैठते थे। विहान बहुत शांत लड़का था, तो विहान जो था वो पूरे टाइम बस में एकदम शांति से बैठा रहता था, कोई हुड़दंग नहीं मचाता था, पूरे टाइम सुबह में बैठा रहता था। तो सोनी ने देखा कि विहान जो है वो बैठा हुआ है। तो जब विहान बैठा हुआ है तो वो मोशन कैसे पजेस कर रहा है। विहान तो मतलब देखो, अब सोनी बस में बैठी हुई है, उसके बगल में विहान बैठा हुआ है, विहान तो मूव नहीं कर रहा, विहान तो वैसे सीटी पे बैठा हुआ है। तो सोनी के हिसाब से तो विहान मोशन में, मतलब रेस्ट में है। तो अब बताओ
इन दोनों में से कौन सही था और कौन गलत था? बता सकते हैं हम लोग? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये दोनों ही सही थे। अब कैसे सही थे? विहान की मदर के रेफरेंस में, यानी कि उसके मदर के रेफरेंस में, मदर उसके बस के आउटसाइड खड़ी है तो बस मूविंग है। इसके रेफरेंस में जो है वो विहान भी मूविंग है, क्योंकि विहान बस में बैठा हुआ है। अगर बस मूव कर रही है तो विहान उसके अंदर बैठा है, तो वो भी टाइम टू टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसकी मदर के रेफरेंस में वो भी मोशन में है। बट अगर हम सोनी के रेफरेंस में देखें तो फिर विहान मोशन में नहीं है, क्योंकि विहान सीट पे आराम से बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे एक बड़ा पॉइंट कि मोशन जब भी कभी होगा तो फिर वो हम लोग स्टेट ऑफ मोशन जब भी डिसाइड करते हैं तो वो हम ऑब्जर्वर के रेफरेंस पे डिसाइड करते हैं। जैसे विहान की मदर के रेफरेंस पे विहान मोशन में है, लेकिन सोनी के रेफरेंस पे विहान रेस्ट में। अब इसी केस को मान लो एक आदमी है, ठीक है। अब विहान मान लो उसके मदर के हिसाब से मोशन में है और अब विहान की चरित्र खराब हो गया, विहान जो है एक नॉटी बच्चा बन गया, तो वो बस में अब भागता रहता है, तो वो सोनी के हिसाब से भी मोशन में है। विहान सोनी के हिसाब से भी मोशन में, उसकी मदर के हिसाब से भी मोशन में, और जो आदमी एस्ट्रोनॉट होगा उसके हिसाब से हम सब मोशन में है। अभी मान लो मैं इधर बैठा हुआ होऊंगा, तो मैं अभी बैठा हुआ हूं, मैं जस्ट रेस्ट में हूं, तो एस्ट्रोनॉट जो कि ऊपर है वो धरती देख रहा है, मूव कर रहा है, और धरती में हम लोग हैं तो हम सब मूव कर रहे हैं, इसीलिए उसके रेफरेंस में हम लोग सब मोशन में हैं। तो हम लोग ये ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। अब इससे जुड़ी एक और बात है कि जिस जिस पॉइंट से हम लोग देख के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन क्या है, उन जगहों को हम लोग उन जगहों को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ आउटसाइड द बस, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ इनसाइड द बस, तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ आउटसाइड अर्थ। ऐसे करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में, अगेन इन रेफरेंस टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोशन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमें मोशन की डायमेंशंस के बारे में जानना जरूरी है, सिंस ये इंट्रोडक्शन टू मोशन है और हमने मोशन आज से पहले ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स का स्टार्ट है। तो मोशन की बेसिकली 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन होता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस पर आप आगे जा सकते हो या पीछे जा सकते हो। इसको हम लोग 1D कहते हैं, यानी कि 1 डायमेंशनल। कैसे याद रहेगा? एक लाइन है, इसी पे आगे जाओ या पीछे जाओ, एक लाइन है तो 1 डायमेंशनल होगा। 2 लाइन है, ऊपर जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो एक ही बार में। जैसे बॉल को अगर हम फेंकते तो बॉल ऐसे करके जाता है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है बट आगे भी बढ़ रहा है। तो हम इसे क्या कंसिडर कर सकते हैं? इसे हम एक 2D मोशन कंसिडर कर सकते हैं। और 3D मोशन क्या होता है? जैसे मधुमक्खी उड़ती है, ऐसे 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 करके उड़ती है। मधुमक्खी हर डायरेक्शन में उड़ सकती है। कोई चिड़िया उड़ती है तो वो हर डायरेक्शन में उड़ती है। तो ऐसे ही हम लोग इसी मोशन को 3D मोशन कहते हैं। आप लोगों को डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, तो होप आप लोगों को क्लियर होगा। क्लास 9th में हम लोगों को 1D मोशन के बारे में पढ़ना है। अब सिंस ये फिजिक्स का स्टार्ट है, मैं आप लोगों को इससे, ये जो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स ही फिजिकल वर्ड से आया है। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, सब पढ़ना है हम लोग को, एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 भागों में बांटा है। पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 किलो तेल, 2 लीटर दूध, 5 लीटर पेट्रोल, ऐसे करके हम लोग इन्हें मेजर कर सकते हैं। और क्या मेजर कर सकते हैं? 8 न्यूटन फोर्स और 85 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो हम लोग इन्हें मेजर कर रहे हैं, 85, 5, 7। तो अगर हम लोग इन्हें मेजर कर रहे हैं तो ये लोग फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे आगे, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। इन्हीं को हम लोग 11th में एग्जैगरेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये जानिए कि जो भी क्वांटिटीज जो होती है, जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के उनको पूरी तरीके से बता सकते हैं, वो क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटी।
क्वांटिटीज, और जिन क्वांटिटीज को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए, पूरी तरीके से मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है, वो होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात है, फिजिकल मतलब ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव होंगी, क्योंकि इसका मैं आपको रीजन आगे बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटीज हमेशा ही पॉजिटिव होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर डायरेक्शन है, मान लो इस डायरेक्शन में गया, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली, मेरे पास दो डायरेक्शन है, मैंने जैसे अभी बताया हम लोग 1D मोशन पढ़ेंगे क्लास 9th में, और 1D मोशन में कितने डायरेक्शंस होते हैं? 2 डायरेक्शंस, आगे और पीछे। तो आगे को मैंने मान लिया हमारा माइनस, और पीछे को मैंने मान लिया हमारा प्लस, तो हमारा माइनस और प्लस 2 डायरेक्शन बन गया। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी माइनस में है। और जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है? मैं इधर आया और फिर इधर आ गया, खैर वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चीज जो है, इधर मैथ्स वाला सिस्टम चलता है, मैथ्स में जैसे हम लोग मान लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग मान लेते हैं माइनस, और स्केलर क्वांटिटीज को प्लस मान लेते हैं, साइन भी वैसा ही है। तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस होगा, यानी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज जब एक साथ आएंगे तो हमेशा माइनस आएगा। फिर माइनस और प्लस माइनस ही होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज जब एक साथ आएंगी तो माइनस ही होगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज ही होगी। जैसे मान लो कि दो क्वांटिटीज मिला के एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, तो उन दो क्वांटिटीज में एक स्केलर है, एक वेक्टर है, तो नई जो क्वांटिटी बनेगी वो भी वेक्टर ही होगी, क्योंकि वेक्टर को हम लोगों ने माइनस लिया है और इसको हम लोगों ने प्लस लिया है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, इसीलिए नई क्वांटिटी वेक्टर ही बनेगी। और मान लो दो क्वांटिटीज दोनों स्केलर ही स्केलर है, तो नई क्वांटिटी भी स्केलर ही बनेगी, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस ही होता है। इन केस क्लास 9th में एक ऐसा केस है, ये चैप्टर बहुत हमारा बाद में है, इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, 4th चैप्टर है हमारा क्लास 9th का, जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं अभी बता देता हूं। इस चैप्टर में एक ऐसा केस है जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज के आने के कारण जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ लो, वेक्टर क्वांटिटी को माइनस से रख लो और स्केलर क्वांटिटी को प्लस रख लो, इससे आप लोगों को याद करने में इजी होगा। क्लियर? तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन फिजिक्स के साथ साथ मोशन के साथ भी हो चुका है। अब हम मोशन को एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें करेंगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए, जान तो हम लोग सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से जानने के लिए हमें केस की स्टडी करने की जरूरत है। कौन से केस की स्टडी करने की जरूरत है, देख लेते हैं भाई। अब वापस से एक ताजी सुबह है, रमन के जो पापा थे उन्होंने उसे ग्रोसरी से टमाटोज लाने के लिए भेजे थे। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा धूप थी, तो रमन क्या किया, एक रास्ते से गया, सीधा रास्ता था उसके घर से शॉप का, सीधा रास्ता था, सीधे रास्ते से गया, टमाटर लिए और सीधे रास्ते से वापस घर आ गया। अब उसके पापा ने बोला कि जब तुम्हारा पाथ जो था वो सेम था तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ। लेकिन क्या उसके पापा ने सही बात बोली? अगर आप लोग अभी वहां पे कहीं से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ के आए होंगे तो आप लोग इजीली बता सकते हो, लेकिन मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इससे पहले मैं प्रेफर करूंगा उन लोगों के लिए जो कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से बिना पढ़े डायरेक्ट इधर आए हैं, मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा बहुत परिचित कराना चाहूंगा। तो मैं बस अभी डेफिनेशन बताऊंगा, इसी केस स्टडी से हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जैसे कि मान लो अगर ये चीज है, ये इधर से ऐसे करके ऐसे इधर आया, तो ये जितनी बार ऐसे गया, मान लो मैं इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, तो ये जो पाथ है इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं इतने डिस्टेंस में, क्योंकि मैं इतने दूर चला। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है? मैं अगर इधर से इधर चला फिर इधर से इधर आया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। क्यों हो गई? डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। जब मैं इधर से इधर गया और इधर से वापस इधर आ गया तो मेरी इनिशियल पोजीशन एंड मेरी फाइनल पोजीशन जो हो गई वो सेम हो गई। तो डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो हो गई वो भी मेरी 0 हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 0 हो गया।
ठीक है। अब एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल में AB से BC पर गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AB प्लस BC। अगर मैं A से B पर गया और B से C पर गया तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा AB प्लस BC। लेकिन मेरा इसी केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम बिटवीन A एंड C, माई इनिशियल एंड माई फाइनल पोजीशन, तो वो हो जाएगा हमारा AC। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट लाइन हो गया। इसी से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस जब भी कभी होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट से हायर होगा, या फिर इनकेस अगर हमारा सेम पाथ हुआ, जैसे मान लो मैं A से C गया तो मेरा डिस्टेंस भी सेम हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ। तो अगर मेरा सेम पाथ है और मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी सेम है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। अब वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पे। अब हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि रमन के जो पापा थे वो पार्शियली राइट थे, कंप्लीटली राइट नहीं थे। जब रमन जो था वो दुकान पे गया, घर से दुकान पे गया, तो रमन जो था उसने एक छोटा सा पाथ लिया था, मैंने बताया था, वो उसके घर से सीधा पाथ था। तो जब उसके घर से सीधा पाथ था तो वो घर से अपने शॉप तक गया, तो फिर उसने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कवर किया क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम थी एंड उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसीलिए उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थी। लेकिन जब वो वापस घर आया तो उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इसीलिए क्या हुआ, उसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो जो है अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए? क्योंकि उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गया तो उसके बीच में डिस्टेंस 0 बचा, लेकिन डिस्टेंस उसका 2D हो गया, इसीलिए क्योंकि वो 2 बार उस पाथ से चला तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट घट गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बट डिस्टेंस उसका 2D हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें तुमने एक चीज ऑब्जर्व की क्या? वही चीज जो मैंने ऑब्जर्व की। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जब रमन अपने घर से शॉप तक गया तो उस टाइम तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, बट जैसे ही रमन ने अपना डायरेक्शन बदला तो उसका डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो गया। जैसे देखो ये रोड है जो आप लोग को दिख रही है, इस पे आधे पूरे वो शॉप तक गया, अब वो आधे रोड तक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आधा हो गया, उसके घर से आधे रोड तक का। यानी कि उसने जब डायरेक्शन बदला तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते 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 घर तक आते आते 0 बन गया। इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से कि डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि डिस्टेंस जो हुआ वो चेंज, मतलब डायरेक्शन जो हुआ वो चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, बट डायरेक्शन के चेंज होने से डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। फाइनली हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आता है हमारा एंड एंड क्लोजर टॉपिक जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत इजी है, अब हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं। जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे अंतर है उतना ही स्पीड एंड वेलोसिटी में अंतर है। अब नॉर्मल लाइफ में हम लोग डिस्टेंस एंड स्पीड एंड वेलोसिटी को सेम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सेम होते नहीं है। क्यों नहीं होते? ये कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। क्योंकि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब मैंने अभी बता ही दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितने का अंतर होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी में भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि उतने का ही अंतर होता है। अब सिंस मैंने वो माइनस प्लस वाली थ्योरी इतने मेहनत से बताई थी, हम लोग अब ये कंसिडर कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैं प्रूव कर चुका हूं, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी के फॉर्मूला में आ रहा है। टाइम जो है, अब टाइम अगर चल रहा है, मान लो अभी 5 o'clock हो रहा है, तो मुझे ये तो नहीं बताना पड़ रहा कि 5 o'clock टुवर्ड्स ईस्ट, 5 o'clock टुवर्ड्स वेस्ट। ये सिर्फ नंबर से पूर्ण हो रहा है, नंबर से इसका मेजरमेंट जो है पूरा हो रहा है।
इसीलिए मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर और वेक्टर मिलके वेक्टर बनाएगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। बट स्पीड जो है, सिंस डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर स्केलर मिलके स्केलर बनाएगा, इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। होप आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज के वीडियो का। ऑलमोस्ट हमारा वीडियो एंडिंग हो चुका है, बस 3 टर्म्स है। पहला यूनिफॉर्म स्पीड। अब मान लो मैं रास्ते में, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि 2 सेकेंड में मैं 2 किलोमीटर पर ट्रैवल करूंगा, हर 2 सेकेंड में मैं 2 किलोमीटर ही ट्रैवल करूंगा, तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब कैसे होता है, देखो, जब मैं जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं 40 की स्पीड को मेंटेन करके रखा हुआ, 40 की स्पीड रखते 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 मैं हर घंटे 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर में हर घंटे में चलूंगा। अगर मेरी सेम स्पीड है, इसका मतलब ये है कि मैं पर मिनट के हिसाब से सेम चल रहा हूं। तो जब मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम रहेगी, मेरी स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म कह सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग जान ही चुके हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी वही है। अब मान लो कि मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मेरा स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम, तो मेरा एवरेज स्पीड का टाइम होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसीलिए आप लोग को मैं बोल रहा हूं कि इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम्स। मैंने आप लोग को पीडीएफ दिखाया ही हुआ है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक अपलोड कर देने का। तो ठीक है, हो गया हमारा वीडियो आज का। हम लोगों ने 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं मोशन के, और अगली क्लास में हम लोग को और करने हैं। तो हम लोग मेनली 3 से 4 और क्लासेस करेंगे इसकी मोशन की। मोशन छोटा चैप्टर है, इसके बाद वाले चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर है। फिजिक्स में बस एक एक्स्ट्रा चैप्टर है जो कि साउंड है। तो ठीक है, हो गई हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए उत्साह के साथ। यही उत्साह बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जल्द से जल्द नई वीडियो पहुंचे। हम लोग जल्दी वापस लौटेंगे विद इन 1 वीक। सो तब तक के लिए बाय बाय।